हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी, नेट, जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए और यूपी टीजीटी, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी कहें उसके लिए। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ उनकी डिटेल्स भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि यूपी टीजीटी, पीजीटी का हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो गया है लखनऊ के अंदर, और तमाम सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि लखनऊ के अंदर ऑफलाइन बैच भी शुरू किया जाए। जो लोग बाहर पढ़ रहे थे, दिल्ली में थे, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस का एक क्राइसिस था, जहाँ पे जो लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाई की है उनको दिक्कत हो रही थी। और इलाहाबाद में कुछ कोचिंग्स हैं लेकिन वो सिर्फ हिंदी माध्यम में या हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, तो हमने ये शुरू किया है। उसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग सीरियसली टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बाद में यूपीएचएससी का। इसके अलावा जो हमने बात की कि बाइलिंगुअल है तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कई बार ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कई बार सिर्फ आप लैंग्वेज बदल दीजिए। आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, इंग्लिश में है तो हिंदी वाला देख लीजिए, तो उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे सही हो सकते हैं। और उसके अलावा रिवीजन अगर आप करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन ना होने से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, और यही कट ऑफ तय करते हैं। आखिरी के 5, 6, 7 क्वेश्चन जो होते हैं, जिनके सही होते हैं उनका हो जाता है, जिनके गलत होते हैं उनका नहीं होता है। तो रिवीजन भी करेंगे। जो वीडियो का एंड में हम एक बार पिछले जो क्वेश्चंस हैं या हमने जो देखे हैं उसका रिवीजन करेंगे। और कहते हैं उसके अलावा हम कहते हैं आज का टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 101 नंबर क्वेश्चन है। तो 101 नंबर में क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं कि आर्टिकल क्योंकि 4 दिए हुए हैं, तो हर एक जो क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उन ऑप्शन अगली बार क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरा, अगर ऑप्शन आप देखते रहेंगे तो क्लैरिटी इतनी हो जाती है कि आपका कन्फ्यूज़न जो हमने बताया 6-7 क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न होता है वो नहीं रहेगा। तो फाइनली आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आपने हिंदी इंग्लिश देख लिया दोनों, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो जितने भी ऑप्शन है उसको देख लेंगे तो 90% जो सिलेबस में से चीज़ें आएंगी वो इन टेस्ट सीरीज से ही आएंगी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। लगातार आप सारी टेस्ट सीरीज देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसको याद रखिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने की कोशिश कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। दो चीज़ें हैं। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध किस आर्टिकल में होंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल दिया 73, 74, 84, 64। तो आर्टिकल 73 जो है, अनुच्छेद जो है 73 में क्या लिखा है, तो एक्सटेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ यूनियन। 73 क्या करता है कि पार्लियामेंट की जो पावर है उसको बढ़ाता है कि वो क्या कहते हैं, स्टेट्स के लिए भी, राज्य के लिए भी संसद कानून बना सकती, ये लिखा हुआ है। 73 में क्या लिखा है कि राज्य के लिए भी संसद कानून बना सकती है। अब 74 में क्या लिखा है, 74 में लिखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे सीधे सीधे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा है, जो मंत्रिपरिषद होगी वो क्या करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता है, तो वो लगातार इनको एडवाइस करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अगर देखें तो 74 सही आंसर भी मिल गया हमको। लेकिन इसके बाद 84 भी देख लेते हैं। 84 में क्या लिखा है, 84 जो होता है वो है कि क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि किस जो सांसद बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के बारे में 84 में दिया। और 64 में क्या दिया है, अगर 64 अनुच्छेद 64 को देखें तो अनुच्छेद 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब
राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो, क्योंकि इसका ऑफिशियल उसका काम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन एक्स ऑफिसियो वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 64 में। तो हमारे 4 उत्तर मिल गए। एक्स ऑफिसियो होता है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी किसकी मिलती है, तो राज्यसभा के चेयरमैन की जो सैलरी वहाँ पे मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की उसको सैलरी नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे से 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर इन इंडिया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल जो है वो घोषित किया जाता है। तो इसमें हम सबको बहुत सी चीज़ें मालूम हैं कि अगर नीचे से देखें 354 अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 354 में क्या है, अभी हमने बात की कि यहाँ पे है अनुच्छेद 354 में, फिर से 354 से लेके 355 तक क्या है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। 54 से 55 दोनों में फाइनेंशियल, वित्तीय चीज, फाइनेंशियल अरेंजमेंट या वित्तीय जो प्रबंधन करता है वो किसके लिए, राज्यों के लिए। कि जो आर्टिकल 268 में और 279 में लिखा हुआ है, उसके अतिरिक्त अगर राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता चाहिए होगी तो वो 354 के तहत केंद्र राज्यों को सहायता करता है। अब 360 जो है क्या है, 360 354 से 56 पे जाते हैं, इधर 356 में क्या है कि 356 हम लोग जानते हैं इमरजेंसी कानून है। जब राज्य में कोई सरकार नहीं रहती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो 356 के तहत लगता है। 54 में क्या है, राज्य को वित्तीय सहायता, 56 में राष्ट्रपति शासन, जहाँ पे क्या होगा कि केंद्र के पास सत्ता चली जाती है। 357 देख लेते हैं। 357 क्या कहेंगे कि 356 में जो आया है राष्ट्रपति शासन लगा है, उसमें अगर राज्य के लिए कोई कानून बनाना होगा तो 357 के तहत बना देगी केंद्र सरकार। जो लेजिस्लेटिव पावर जो होगी वो किसके पास आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। 360 जो हमारा आंसर है, प्रोविंशियल एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो सही आंसर क्या होगा, 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी, पॉलिटिकल इमरजेंसी 356 में है, 354 में वित्तीय सहायता है राज्य को, 357 में केंद्र बना सकता है उस पर कानून अगर राज्य में सरकार नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, 103 पे पहुंचते हैं। ये हु इज एम्पावर्ड टू समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत ही कह सकते हैं एक सरल क्वेश्चन है, बचपन वाला क्वेश्चन है, आसानी से सभी को मालूम है कि कौन होता है हाउस को बुलाने वाला या सम्मन करने वाला। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसमें नहीं थे, सभी को मालूम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति उसको बुलाते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है ज्वाइंट सिटिंग की। अगर लोकसभा का स्पीकर ना हो तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। डिप्टी स्पीकर ना हो तो डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का करेगा, और वो भी ना हो तो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है वो कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। 104 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। रिगार्डिंग जुडिशरी इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। अब ये कह रहे हैं जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान स्थापित करता है। भारत का संविधान क्या कहता है कि न्यायपालिका के बारे में, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट, भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था है। स्टेट फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज कोर्ट, राज्य अपने न्यायालयों को संगठित करने के लिए स्वतंत्र हैं। नो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन
कोई एक रूपता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था है। कौन सा सही होगा आप खुद भी सोचिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल सा बात है, डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हमारे यहाँ नहीं है। ये है यूएसए में है, जहाँ पे राज्य की अपनी कोर्ट होती है और एक फेडरल कोर्ट होती है अलग। स्टेट्स फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज कोर्ट यूएसए में हो सकता है कि स्टेट के पास राज्य को कोर्ट बनाने की है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि हमारी जो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट इसको कंट्रोल कर सकती है और ये इसके जो अपील होती है वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। जो सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो एक ही धारा मानी जाती है। तो सिंपल सा आंसर हो गया, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत व्यवस्था है हमारे यहाँ, अलग अलग नहीं है। तो सही आंसर 4 हटा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 105 पे। 105 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर्स पैराडाइज, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि ये सीधा सीधा ये स्टेटमेंट जो है सर आइवर जेनिंग्स ने दिया है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत से एग्जाम में पूछा गया, इसलिए सर आइवर जेनिंग्स। तो कहीं भी अगर इनका नाम है तो ये पहले होना ही चाहिए। तो सर आइवर जेनिंग्स, ये जो है ये सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो इसी तरह की बात कौन करता है, तो इस तरह की बात जो है 2 लोग करते हैं, लेकिन इसमें सही जो सबसे सटीक है जो एग्री करते हैं उस पर वो क्या कहते हैं कि HK माहेश्वरी जो हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी हैं, और PC देशमुख, दोनों ही करते हैं। लेकिन PC देशमुख जो है वो कहते हैं, आई शुड however like to say that the draft of the article that have been brought before the house by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far too preponderous like the ponderous tones of law manual। तो ये कह रहे हैं कि इतना भारी भरकम है कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली सीधे सीधे तो ये नहीं कह रहे हैं कि लॉयर्स पैराडाइज है, लेकिन कहना यही चाहते हैं कि आम आदमी को इतना भारी भरकम कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए लॉयर्स का पैराडाइज होगा। तो सही कौन है, PC देशमुख। PC देशमुख यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर PC देशमुख नहीं है, आइवर जेनिंग्स हैं, तो आइवर जेनिंग्स ही लगाइएगा, और दोनों हैं तो भी आइवर जेनिंग्स लगाइएगा। यहाँ पे आइवर जेनिंग्स नहीं है, इसलिए हम PC देशमुख कह रहे हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 106 नंबर पे। 106 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, Which objective of the preamble of Indian Constitution specifically assure the harmony between individualism and collectivism? तो ऐसा कौन सा है कि जो भारतीय संविधान के उद्घोषिका में कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद और समिष्टवाद के मध्य सामंजस्य की विशेषता सुनिश्चित करता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तो न्याय व्यक्ति को मिलेगा, स्वतंत्रता भी, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो रही, समाज की भी हो रही है, समता भी, लेकिन बंधुत्व जो है ये दोनों चीज़ों का है कि व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति का अस्तित्व रहे, लेकिन समाज का भी, और साथ ही साथ समिष्टवाद हो कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म जो है दोनों का है कि बंधुत्व आपस में एक दूसरे का भाईचारा रहेगा, तभी कोई समाज आगे बढ़ सकता है। तो सही आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 107 पे चले जाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच लिस्ट A विथ लिस्ट B, इसका हिंदी में भी है, हम देख लेंगे अभी कि कौन इसमें आप देखेंगे कि कौन किससे मिला हुआ है, किससे मिलान करना है। तो कुछ चीज़ें आपको इसमें थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अगर आप टेक्निकली जानते हैं तो बहुत आसान हो जाता है मिलान करने वाला। अगर आप 1-2 भी जानते हैं तो स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या हिंदी में हम देख लेते हैं इसको कि हम इसको हिंदी में भी देख लेंगे कि संविधान सभा के विधायी स्पीकर कौन था, पहला स्पीकर। तो पहला स्पीकर जो है वो हम जानते हैं
गणेश वासुदेव वालवलंकर थे। तो ए का 3 हो जाएगा। इसके अलावा संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो ये हो गया। डी का 1 हो गया। डी का 1 कहाँ पे? इन दोनों में है। ए का 3 इसमें है, 2 में है, यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर होगा। तो बी का 2 विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे वीटी कृष्णमाचारी दिया हुआ है, इसी के साथ एस.सी. मुखर्जी भी थे। तो अगर वीटी कृष्णमाचारी नहीं दिया है तो एस.सी. मुखर्जी भी लगा सकते हैं आप। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो कौन बचते हैं? एच.बी. अयंगर जो हैं वही बचे। तो हम इसको आसानी से सी को 4 में मिला सकते हैं। अयंगर जो है सचिव थे पहले, और इसके अलावा बी.एन. राव सब जो सलाहकार थे, गणेश वासुदेव वालवलंकर ये कहते हैं पहले स्पीकर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आसानी से मिल गया। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108 पे जाते हैं। 108 क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? निम्न में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? बताइए। संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्तिगत वर्गीकरण, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो 14 से क्या चीज़ नहीं है? अब हम वैसे भी देखें, तमाम सारे केसेस को अगर देखें तो कई बार ये हो गया कि हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है यूके की तरह। यूनाइटेड किंगडम में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट कुछ भी कानून बना सकती है, उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता। तो हमारे यहाँ संविधान सबसे ऊपर है, और संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, वो सबसे ऊपर है, जो कि केशवानंद भारती और तमाम सारे केसेस में ये बोला गया। तो अब ये 14 जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है हमारे यहाँ। तो पहला ही आंसर गलत है। बाकी चीज़ें है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, नेचुरल जस्टिस भी देखा जाता है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी है। तो पहला गलत है, बाकी सब सही है। तो आगे बढ़ते हैं। 109 पे चले जाते हैं। 109 में क्या चीज़ें हैं? फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, 109 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 91(4) में था। संविधान में इसका उल्लेख मात्र एक नकारात्मक अधिकार के रूप में है। तो कौन सी चीज़ सही है? कि अगर आप देखेंगे कि पूछ रहे हैं कि इट इज़ पॉजिटिव मेंशन वॉज इन द आर्टिकल 19I। सेकेंड, नाउ इट इज़ द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज ए नेगेटिव राइट। तो एवरी सिटीजन है, मतलब उसमें प्रॉपर्टी को लेके था 19(1), एक्चुअली 19(1)(f) में है था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू 19(1)(f) की तरह था। दूसरा अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह है। तो पहला टेक्निकली गलत है, 19 में तो है लेकिन 19(1)(f) में है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओनली 2 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। Among the following directive principle of state policy, what is literally a constitutional obligation of the state? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अलग अलग घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि राज्य के नीति निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? कि
नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि राज्य को करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बाध्यता बना दी गई हैं कि वो करना ही पड़ेगा। लिविंग वेज फॉर वर्कर, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राष्ट्र महत्व के संस्मरणों को संरक्षण, गायों एवं बछड़ों का वध का निषेध, वन एवं वन जीवों की रक्षा। तो इसमें जो सेंट्रल की तरफ से आता है आर्टिकल 49 से, वो है राज्य के महत्व के स्मारकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो है ये एक तरह से ऑब्लिगेटरी है कि राज्य को वो करना ही पड़ेगा। केंद्र की तरफ से जो बनाए गए रूल उनको भी लागू करना पड़ेगा और राज्य को ये करना ही है। इसमें ये नहीं कह सकते हम कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें पॉलिसी तो कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पॉलिसी नहीं छोड़ सकते। तो आगे बढ़ते हैं, 111 पे पहुंचते हैं। 111 जो है क्वेश्चन में क्या होता है, अब इन द वर्डिक्ट ऑफ विच केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट द हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबको मालूम होगा, इसमें किसी को मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रहे हैं या जानते हैं तो वो सभी को मालूम है कि ये कौन सा केस था ऐसा जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर जो क्या है, मूल अधिकारी जो हैं ये के मध्य सामंजस्य, बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे की बात, मूल ढांचे की बात जो है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात जो है वो किस में की गई, तो वो की गई है केशवानंद भारती केस में 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, ये भी याद रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि यूनियन ऑफ इंडिया था कि केरल स्टेट था या क्या था, तो केरल स्टेट 1973 याद रखिए। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात केशवानंद भारती केस में 1973 के केशवानंद बनाम केरल स्टेट के केस में की गई कि राज्य पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है दे कैन नॉट चेंज। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये समय समय पे कोर्ट डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसका कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है, टाइम और समय और नियम के अनुसार या क्या चीज़ हो रही है तो उसके अनुसार बदल भी सकता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं, 112 देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, फिर से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि ये पूछ रहे हैं कि फिर यहाँ से मिलान है वाला है। मिलान वाले में है कि आपको एक दो भी मालूम है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो SR बोम्मई केस हम सबको मालूम है, SR बोम्मई केस किसके लिए था। SR बोम्मई केस बेसिकली फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, केंद्र ने सरकार हटा दी थी राज्य की सरकार, तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं, विदाउट वैलिड रीजन के नहीं हो सकते। तो आप D का 3 देख लीजिए कितने में है, 1 में है, ये 2 में। अब केशवानंद भारती, अभी हम बात कर रहे थे कि केशवानंद भारती के क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। A का क्या हो गया 2, A का 2 किस में है, A का 2 इसमें है और इसमें नहीं है। तो अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो केशवानंद भारती, संविधान की सर्वोच्चता की बात आ गई, संविधान सबसे ऊपर है, पार्लियामेंट नहीं। A का 2 एक ही में है वैसे भी। और D का 3 हमने देखा SR बोम्मई के संघवाद से रिलेटेड है। तो B का 4 इंदिरा नेहरूवाद, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। और रघुनाथ राव वाद जो है राष्ट्र की एकता अखंडता। ये रघुनाथ राव का प्रीवी पर्स जो होता था राजाओं को दिया जाता था, वो था कि बंद कर दी गई। तो कोर्ट में गए, फिर हुआ कि भाई कि अगर नहीं भी दे रही तो भी आप अलग नहीं हो सकते, एकता अखंडता से रिलेटेड है, भारत अलग नहीं हो सकता या भारत के टुकड़े बाद में नहीं हो सकते कि अब कोई राजा बोले हम स्वेच्छा से मिले थे, हम इसलिए मिले थे कि हमको पेंशन मिलेगी, लेकिन अब नहीं मिल रही तो हम अलग हो जाएंगे, या नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं,
12 हो गया, 13, अब हम 13 पर पहुँचेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हो सकता है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में सही कथनों को पहचानिए। पहले, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। यह ध्वनि मत से पारित किया जाता है, नहीं। संविधान संशोधन इट कैन नॉट बी पास थ्रू वॉइस वोट, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, क्लियर। दिस इज पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नॉट लेजिस्लेटिव पावर, ये सही है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, शक्ति विधायी शक्ति है, मतलब संवैधानिक शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति है। संवैधानिक संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ वो न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, उसका पुनर्विलोकन हो सकता है। अभी हमने बात की है केशवानंद भारती में कि संविधान में जो भी चेंज होगा उसका पुनर्विलोकन किया जा सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट इतना आसानी से नहीं बदल सकती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि मत वाला गलत है, पहला और तीसरा। पहला ये फर्स्ट और थर्ड किस में, फर्स्ट में ही है, तो इसमें सिंपल आंसर है, फर्स्ट और थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं, 13 के बाद 14 में पहुंच जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द स्टेट लिस्ट इज सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। अब ये कह रहा है, फिर से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द स्टेट लिस्ट इज सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई, जो स्टेट लिस्ट में तो है लेकिन पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाएगा तो उसको मानना ही पड़ेगा। राज्य सूची की निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। तो प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों से रिलेटेड कोई चीज़ कानून बनता है तो राज्य उसको मानना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ों में राज्य के अधीन ये है, इसमें सिर्फ सेंटर से सजेशन आ सकता है लेकिन उसको लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 114 के बाद 115 पे पहुंचते हैं। 115 में अगर हम देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्ट 9। अब यहाँ पे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टाइटल्ड द पंचायत। सेकेंड, नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड टू शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 244 एंड द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। अब ये पूछा, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 9 का शीर्षक है पंचायत। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 240 से निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल है। संविधान में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग कानून के लिए बनाए जाते हैं कि अलग अलग जगह पे पूरे देश में अगर लागू है भी तो उस एरिया को छोड़ा जा सकता है। उस एरिया का अपना कल्चर होता है, उस एरिया का अपना हिस्ट्री होती है, उस एरिया की अपनी ज्योग्राफी होती है। उसके बेसिस पे वहाँ पे सेम कानून जो संविधान में लिखा भी है वो भी लागू नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल क्लॉज बना के उसको हटा दिया जाता है। तो दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ सही है, दोनों ही सही। तो इसका सही आंसर ऑब्वियसली जब दोनों बातें सही हैं तो 1 और 2 दोनों सही हैं। थर्ड होगा 1, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, कि द पंचायत जो है 9th शेड्यूल में है, पार्ट 9 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें द पंचायत के नाम से है। और आर्टिकल जो है 243 है उसमें पंचायत के बारे में है। 244 आर्टिकल जो है उसमें ये लिखा है कि ऑब्वियसली दार्जिलिंग और गोरखा हिल्स में ये लागू नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 116 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह के लंबे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी लोगों से आपको अहेड आगे रखेगा। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ affirmation by president is mentioned in the 3rd schedule of the constitution। अब ये पूछ रहा है कि
प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो 3rd शेड्यूल में है। हाँ, ओथ 3rd शेड्यूल्स में है और ये सही है। सेकेंड, द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व। ये भी एक तरह से ही है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट इज मेंशन्ड ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। ये प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इम्पीच किया जा सकता है। एज सुन एज द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट इमीडिएटली। अब ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सा सही है। इसमें सही कथनों की पहचान कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में उल्लिखित है। किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लिखित है। चौथा, अन्वेषणकर्ता सदन द्वारा महाभियोग संकल्प पारित किए जाने के साथ ही राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से हटा दिया जाता है। तो ये जो है कि जैसे ही रेजोल्यूशन आने पे नहीं, रेजोल्यूशन जैसे ही पास होगा, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन हाउस। तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस से नहीं, ना पूरी तरह से पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग हाउस से नहीं, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, तभी वो इम्पीचमेंट माना जाएगा, तभी वो पद से हटेगा। और दूसरा ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। अब पहला और दूसरा किसमें सही है? इसमें थोड़ा सा हिंदी और उसमें गड़बड़ है। यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है। फर्स्ट हिंदी में सही लिखा है, देखिए मैंने उससे बोला हिंदी और इंग्लिश दोनों देखे, तो फर्स्ट तो सही है, यहाँ पे तीसरे लिखे, यहाँ पे दूसरा सही है कि हाँ, क्योंकि अगर राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि उस राष्ट्रपति चुनाव से पहले विधानसभा का इलेक्शन हो जाए और ऐसा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन अगर इन केस अगर नहीं हो पाता तो वहाँ विधानसभा भंग है तो वहाँ के जो विधायक हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते राष्ट्रपति के। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों तक इंतज़ार कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर अगर वहाँ पे हो जाता है इलेक्शन तो ठीक है, नहीं हो पाते किसी कारणवश तो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं रुकेगा। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन सिर्फ इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का होता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी होता है। और प्रोसीजर की बात करें तो तमाम सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं इम्पीचमेंट जैसा ही प्रोसीजर होगा, लेकिन उसको रिमूवल कहते हैं, तो इम्पीचमेंट बिल्कुल हो सकता है। तो इम्पीचमेंट जज सुप्रीम कोर्ट के जज और या हाई कोर्ट के जज का भी इम्पीचमेंट होता है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ने उसको रेजोल्यूशन को पास किया तुरंत हो जाएगा, नहीं दूसरे हाउस में भी पास कराना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही इसका। आगे बढ़ते हैं 116 के बाद 117 में पहुंचते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड टू द 16th लोकसभा बिलोंग्स टू। तो ये जो है कि बोलना कि 2 एंग्लो 16th लोकसभा की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि अभी ये पोस्ट जो एंग्लो इंडियन के 2 भेजे जाते थे वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये ख़त्म किया गया है। इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड 16th लोकसभा, 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध कहाँ से था? तो पहले तो कौन थे? जॉर्ज बेकर, GEORG जॉर्ज बेकर। ये कहाँ के हैं? ये बंगाली और असमीज फिल्म मेकर है। तो इसके अलावा एक एंग्लो इंडियन जो रिचर्ड हे, तो ये 2 हैं। रिचर्ड हे कहाँ से? केरला से। तो दोनों चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल और केरला, ये आंसर सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आज के समय क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कौन सा सही है, मतलब तो आज के समय एंग्लो इंडियन का जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी गई। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? तो 95th अमेंडमेंट 2009 2009 में ये ख़त्म कर दिया गया। क्या 95th जो अमेंडमेंट था उसमें 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था,
जो कि 1960 से शुरू हुआ था एंग्लो इंडियन का, और 104वां जो अमेंडमेंट है 2019, इसमें ये ख़त्म कर दी गई सीट। तो 104 2019 जो अमेंडमेंट है वो एक 95th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, 2009 में बढ़ा दिया गया, 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो है उसी में ये लास्ट जो बने हैं जॉर्ज बेकर एंड रिचर्ड हे, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बाद कोई भी एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ, तो ये ध्यान में रखना है, इसको आप याद रखिए कि पूछा सकता है कि कौन आखिरी 2 एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहे राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं, 117 के बाद 118 देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो कौन सा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सिंपली जो काम है, अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान की रक्षा करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाना, ये सब चीज़ें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? जो उसका काम नहीं है, आपस में इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट जो हैं वो राज्य के अपने डिस्प्यूट हैं आपस में, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी पार्लियामेंट का और जो इलेक्शन कमीशन उसका काम है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इसका काम है। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 सही। 1, 3 और 4 क्या करना है? अंतर सरकारी विवाद अगर है तो उसमें, क्योंकि ये तो राज्य के मामले हैं, पॉलिटिकल मामले हैं, इसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। इसके अलावा जो मूल अधिकार है इसमें तो करती है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच केस इज फेमस एज द फर्स्ट पब्लिक इंटर लिटिगेशन? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहला PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम क्या कहते हैं? PIL, तो जनहित याचिका हिंदी में कहते हैं कि सबसे पहला जनहित याचिका कौन सा किया गया था? इसमें भदुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघवाद, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत का संघवाद। तो पहला कौन सा है, किस ईयर में किया गया? पहला है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 में किया गया था। इसमें प्रिजनर्स जो हैं उनकी कह सकते हैं इनह्यूमन कंडीशन में जो रहते थे जेल के अंदर, जो कैदी हैं उनके ऊपर की, उसके ऊपर PIL किया गया कि जेलों के अंदर अमानवीय तरीके से लोगों को रखा जा रहा है, तो उसमें PIL एक्सेप्ट की गई और उसमें राज्य को निर्देश दिए गए कि इसको सुधारा जाए। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट बिहार, ये हो गया। तो सेकंड नंबर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर पे, अब बस ख़त्म करने वाले हैं हम इसको। 120 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है असर्शन जो है कथन, और उसका कारण है बोमई विवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। कारण यह संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो एक तरह से ये सही है, ऑल्दो कह सकते हैं कि बेसिक आइडिया जो मुंबई केस में था उसमें बोला गया था कि जो है पार्लियामेंट से पास होना चाहिए और टाइम देना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर है या जो भी सरकार है उसको टाइम देना चाहिए, दुर्भावना से नहीं किया जाना चाहिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो ये सही है, और उस लॉजिक में अगर हम इसको मान लें कि संभावना है कि संसद ऐसे घोषणा का अनुमोदन ना करे, तो दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया कि अनुमोदन ना करे, ऐसा नहीं था। हाँ, वो कहते कि इलीगल नहीं होना चाहिए। तो
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट होते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन है। तो एक तरह से देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये सही है, लेकिन डायरेक्टली इसका रीज़न सही नहीं, व्याख्या सही नहीं है। तो ये जो 2 है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर पे। 121 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। अब इंटरनेशनल रिलेशन पे आ गए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे आ गए हम लोग। तो क्या कह रहे हैं, रियलिस्ट थ्योरी के मेन यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, मेन एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। हम सभी जानते हैं, हमने अभी कुछ दिनों पहले भी क्वेश्चन जो हल किए थे उसमें आए थे, मैं लगातार कई बार आपको बता चुका हूँ। हैंस मॉर्गनथाउ, फादर ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद के जनक भी माने जाते हैं। इनकी बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। जो राष्ट्रों के बीच की जो राजनीति है, हिंदी में कई बार नहीं देगा, पॉलिटिक्स अमंग नेशन ही देगा। वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट बुक है और एक तरह से बाइबल माना जाता है कि किस तरह से रियलिस्ट थ्योरी वर्क करती है। इसके अलावा वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन को माना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं 122 में पहुँचते हैं। 122 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच, सही से मैच नहीं है। तो हम सब जानते हैं कार्ल ड्वेट्ज जो हैं वो संचार उपक्रम कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं, अप्रोच है इनके। हैंस मॉर्गनथाउ अभी पढ़ा हमने, ये भी सही है। थॉमस सीलिंग गेम थ्योरी देते हैं, सही है। मार्टिन सुबिक भी गेम थ्योरी से रिलेटेड हैं, खेल सिद्धांत से ही रिलेटेड हैं। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद ये नहीं है। ये मार्क्सिस्ट थिंकर कोई होगा तो उनसे जुड़ सकता है कि ये कहते हैं सर्वहारा ये सारे मार्क्सिस्ट थिंकर ये बिलीव करते हैं सर्वहारा का कोई अपना राज्य नहीं होता। सभी जगह के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं और वो सभी एक हैं। और जो अमीर हैं दुनिया भर के, वो यहाँ के हों वहाँ के हों, वो एक, उनका रहन सहन, उनका तरीका सब कुछ एक है। तो वो कहते हैं कि हम दोनों अलग अलग हैं, राज्य में विभाजित नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मार्क्सिस्ट थिंकर यहाँ पे लेनिन दिया होता या कोई भी और दिया होता तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन ये सही, तो यही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। मार्टिन सुबिक प्रोलेटेरियन इंटरनेशनलिज्म से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं 122 के बाद 123 पे पहुँचते हैं। 123 में जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर ऑफ स्टेट। तो राज्य की शक्ति से कौन रिलेटेड नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज, क्या राज्य शक्ति से है? बिल्कुल। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है तो वो शक्ति बढ़ेगी। तकनीकी अच्छी है तो भी शक्ति बढ़ेगी। आबादी ज़्यादा है तो भी शक्ति बढ़ेगी। चाइना एग्जाम्पल है, इंडिया भी एग्जाम्पल है। हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए हम पावरफुल भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि से जो सबसे जो कमज़ोर होते हैं उनकी शक्ति मतलब बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो मजबूत होता है उसका उतना फ़ायदा कोई ज़रूरी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं 124 पे पहुँचते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। अब ये फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से एक क्वेश्चन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, तो कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है बताइए। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, विश्व जनमत, मैत्री, अंतस्थ राज्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ बफर स्पेस, आर्मामेंट। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन से बैलेंस ऑफ पावर कैसे होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अलायंस करने से, जो मॉर्टन का प्लान बोलते हैं, अलायंस से होगा कि अगर दो छोटे देश या 4 छोटे देश मिलके बड़े को टक्कर दे सकते हैं, अलायंस से होता भी ऐसा। या एक जो बहुत बड़ा है उसके अलावा 2 छोटे मिलके इसको टक्कर दे दें, जैसे आज के समय देखें तो रूस और चीन मिलके अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी टक्कर दे रहे हैं। क्रिएशन ऑफ बफर स्टेट, बफर स्टेट क्या होता है कि 2 बड़े राज्यों के बीच में कोई ऐसा छोटा राज्य, जैसे चीन और इंडिया के बीच में नेपाल,
तो ये बफर स्टेट है कि अगर कोई भी हरकत हम इस तरफ करते हैं या चाइना इस तरफ करता है तो एक दूसरे को पता चल जाएगा। शस्त्रीकरण आर्मामेंट, जो शस्त्र बढ़ाने से भी पावर, बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है, वर्ड ओपिनियन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पावर का सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड 1। आगे बढ़ते हैं 125 और ये हमारा लास्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी फर्स्ट अपीयर्ड इन, किस में आई? सबसे पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया कौन लाता है? किस ट्रीटी में हुई? तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया क्या कहती है? एक्चुअली यहाँ पे नेशन स्टेट बनते हैं, ये एग्री करते हैं कि जो जिसकी भाषा हो। यूरोप में बहुत सालों तक लगातार लड़ाई करने के बाद 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में, तो उसके बाद क्या होता है कि ये कहते हैं कि जो जिसकी भाषा, मान लीजिए जर्मन जहाँ तक बोली जाती है उसको जर्मनी मान लीजिए, स्पेन जहाँ तक स्पेनिश बोली जाती है स्पेन मान लीजिए, फ्रेंच जहाँ तक बोली जाती है उसको फ्रेंच मान लीजिए, स्विस जहाँ तक बोली जाती है स्विट्जरलैंड मान लीजिए, और इसी तरह से जहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उसको वो राज्य। तो ये ट्रीटी वेस्टफैलिया हुई थी। म्यूनिक पैक्ट या कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, यूएन चार्टर। तो कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन जो है ये राष्ट्र संघ की संविधा में पहली बार हुआ था। ऑल दो लीग ऑफ नेशन सस्टेन नहीं करता और बाद में यूनाइटेड नेशन बनता है, लेकिन पहली बार लीग ऑफ नेशन में वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये आया था कि हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाता, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में ये यूएन बनता है और यूएन से होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दूसरी बात है कि हमारा जो ऑफलाइन कोर्सेज है वो भी चालू है, तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमें 6001203135 पे, व्हाट्सएप पे 6001939975 पे। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं thecapitalstudy20@gmail.com पे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी हमको फॉलो कर सकते हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन जो हमने बोला है कि हमेशा हम करते हैं, तो थोड़ा सा कर लेना चाहिए क्योंकि इससे याद रहती हैं चीज़ें। और ठीक है, तो इससे पहले पुराने क्वेश्चन पेपर्स में हमने प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, दबाव समूह क्या नहीं करते, इलेक्शन नहीं लड़ते, ये पढ़ा था। और बाकी सारे काम करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स होते हैं, एनोमिक होते हैं, हमने बताया था इनके बारे में। इसके अलावा जो है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो अच्छा है टेक्निकली, मतलब इसको हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ, जो मनुष्य था प्रकृति की अवस्था में स्टेट ऑफ पीस में रहता था, उसका गुडविल था, म्यूचुअल असिस्टेंस था, प्रिजर्वेशन, एक दूसरे की मदद करता था। ऐसा कौन कहता है? तो ये जो है जॉन लॉक कहते हैं। स्टेट ऑफ वॉर में अपने जो बुक है सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक लिखते हैं 1690 में, उसमें ये रहता है। अगर उसी का अपोजिट देख ले तो हॉब्स क्या कहते हैं कि मनुष्य बर्बर है, ब्रूटल है, अशांति प्रिय है, इसलिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे लॉक उसको अपोजिट करते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसमें से कुछ लोग अगर ख़राब हैं तो उनको साधने के लिए, उनको सही करने के लिए राज्य की ज़रूरत होती है और वो राज्य बनेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो लीगल सॉवरेनिटी की बात कौन करता है? ऑस्टिन करते हैं। सबसे पहले सॉवरेनिटी की बात या संप्रभुता की बात कौन करता है? बोदा करते हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि बिम्स्टेक में कौन सा देश नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा है कि आप उसको समझ लीजिए कौन से देश हो सकते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बेसिक आइडिया क्या है? बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड आसपास के देश ही होंगे। तो बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में है, भूटान पास में है, इंडिया बे ऑफ बंगाल, म्यांमार बे ऑफ बंगाल, नेपाल थोड़ा सा दूर है लेकिन फिर भी इंडिया से, तो श्रीलंका, थाईलैंड। तो अगर साउथ
ईस्ट एशिया की बात करें तो थाईलैंड के अलावा उधर का कोई कंट्री नहीं। अब इसी तरह से बहुत बार पूछा था कि मॉरिशस है कि नहीं, सिंगापुर है कि नहीं, तो ये सब नहीं है, सिर्फ थाईलैंड। बाकी सारे इंडिया से रिलेटेड आसपास के कंट्री हैं, सिर्फ थाईलैंड नहीं है। या कई बार पाकिस्तान पूछ रहा था बिम्स्टेक में है कि नहीं, पाकिस्तान भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा जो कल्चरल रेवोल्यूशन का आइडिया किसने दिया था, माओ ने दिया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ था, तो उसमें जो है 1962 में हुआ था और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और सोवियत यूनियन का लीडर कौन था, निकिता क्रुश्चेव थे। तो इसके अलावा हेयर कोटा हमने बात की थी कि क्या होता है, किससे रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से है। पावर एलीट की बात की थी कि सी राइट मिल्स जो हैं वो पावर एलीट की थ्योरी देते हैं। उसी में से आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कौन देता है, तो रॉबर्ट मिशेल देते हैं। इस तरह की चीज़ें, या प्लूरलिज्म के कौन कौन से थिंकर हैं, प्लूरल थ्योरी जो है, बहुलतावाद के कौन कौन थिंकर हैं, लास्की हैं, बार्कर हैं, कोल है, लेंडसे हैं, डुगिट हैं, मैकाइवर हैं, ये सारे लोग बहुलतावाद में बिलीव करते थे। इसके अलावा मार्क्स का एक क्वेश्चन था कि मार्क्स किस चीज़ पे ब्यूरोक्रेसी को प्रेज करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि आइडिया ऑफ नेशन, जो यूनिट आइडिया ऑफ नेशन है, उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है ब्यूरोक्रेसी। और इसके अलावा जो दूसरे आइडिया है, या अगर हम देखें कि आयरन कर्टन का आइडिया किसने दिया था, उसमें है कि मार्शल लॉ, आयरन कर्टन, ये सब चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो है एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म। इस तरह के आइडिया हमने लिए थे। तो ये चीज़ों को आपने पढ़ा है। अब पुराना लेक्चर, अगर जिसने नहीं पढ़ा पुराना लेक्चर देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद आ जाएगा, दोबारा फिर से जब भी आप सुनेंगे तो याद रहेगा। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लगातार जुड़े रहते हैं। हाँ, एक डिमांड आई है हमारे पास, तमाम सारे टेलीग्राम पे मैसेज आए कि या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आप ऑनलाइन कीजिए तो हम लोग ज़्यादा लोग आसानी से रिप्लाई भी कर पाएंगे और कनेक्टिविटी, मुझे भी अच्छा लगता है कि हम ऑनलाइन रहें तो ज़्यादा बात भी हो पाएगी, आप अपने क्वेश्चन भी पुट कर पाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि टाइमिंग के साथ दिक्कत होती है। हम ऑनलाइन जब हम आएंगे तो उस समय आपके पास टाइम हो या ना हो, ये भी है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल टीचर्स डे, हम कल से एक ऑनलाइन क्लास आपके लिए शेड्यूल करेंगे कि उस समय ऑनलाइन आ जाएं आप लोग, और हम उससे पहले आपको मैसेज भेज देंगे तो ऑनलाइन हम जुड़ने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली। तो थैंक यू वेरी मच।